बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगी। आज हम शुरू करते हैं नर्सिंग थ्योरी में वर्जीनिया हेंडरसन थ्योरी। ओके, इससे पहले हमने 3 थ्योरी जो है ना वो अपलोड की थी। इसमें जो है ना बेटी न्यूमैन थ्योरी, फिर ओरियम्स थ्योरी और फ्लोरेंस नाइटिंगेल थ्योरी। आज के लेक्चर में हम इन डिटेल पढ़ेंगे वर्जीनिया हेंडरसन की थ्योरी को। ओके, अच्छा, सबसे पहले वर्जीनिया हेंडरसन की बैकग्राउंड के बारे में हमने जानना है। वर्जीनिया हेंडरसन को आजकल के दौर में जो है ना किस नेम से पुकारा जाता है? ज़्यादातर उनको जो है ना फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग, या उसको जो है ना मॉडर्न डे मदर ऑफ द नर्सिंग इसको कहा जाता है। ये क्योंकि इन्होंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल की तरह जो है ना इन्होंने भी ह्यूमन नीड्स पे फोकस किया था। और ह्यूमन नीड्स पे फोकस करने से जो है ना इन्होंने अपनी 14 एक्टिविटीज़ या 14 ह्यूमन नीड्स, बेसिक ह्यूमन नीड्स जो है ना इन्होंने वो डेवलप की थी। और जो नर्सिंग का जो प्रैक्टिस था, पहले जो नर्सिंग प्रॉब्लम पे फोकस करते थे, अब जो है ना या डायग्नोसिस पे फोकस करते थे, अब जो है ना वो इनकी थ्योरी के बाद जो है ना मुकम्मल चेंज हो गया। और वो जो है ना वो किस चीज़ पे, वो पेशेंट सेंटर्ड जो है ना वो बन गई। तो इनके जो फोकस था थ्योरी का, वो किसी के चीज़ पे था, वो था होलिस्टिक एंड पेशेंट सेंटर्ड केयर था। और इसी वजह से जो नर्सिंग प्रैक्टिस था वो भी चेंज हो गया, और वो होलिस्टिक कंसेप्ट और पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच की तरफ जो है ना वो सारे प्रैक्टिस जो है ना वो चेंज हो गई। तो इसी वजह से इनको जो है ना नाइटिंगेल ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग और मॉडर्न डे मदर ऑफ द नर्सिंग इनको कहा जाता है। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना ये जो थ्योरी है ये ह्यूमन नीड ओरिएंटेड थ्योरी है। इस थ्योरी में जो है ना इन्होंने 14 बेसिक ह्यूमन नीड्स के बारे में जिक्र की है, इसी वजह से इसको ह्यूमन नीड ओरिएंटेड थ्योरी कहा जाता है। अच्छा, अब वर्जीनिया हेंडरसन की, वर्जीनिया एवेनल हेंडरसन was a well-known nursing educator and a profile author. Henderson and other created a basic nursing curriculum for the National League for the Nursing, in which education was patient-centered and organized around nursing problems rather than medical diagnosis. तो इन्होंने जो फोकस था पहले मेडिकल डायग्नोसिस पे ओनली, तो वो इन्होंने जो है ना नर्सिंग की तरफ वो लेके आए। वो किस चीज़ पे, वो जो है ना पेशेंट सेंटर्ड की तरफ और नर्सिंग प्रॉब्लम की तरफ इन्होंने जो है ना लोगों का जो फोकस था वो इसी तरफ जो है ना वो किया। और जो मेडिकल डायग्नोसिस की तरफ जो फोकस था तो वो क्या किया, वो जो है ना इधर से ख़त्म किया गया। अब यहाँ पे जो है ना शी रिवाइज्ड हेरमर्स classic textbook of nursing for its fourth edition and later wrote the fifth edition incorporating her personal definition of nursing। और इन्होंने जो है ना फिर अपना एक नर्सिंग का डिफिनीशन जो है ना इन्होंने मुतारिफ करवाया। although she was retired, she was a frequent visitor to the nursing school well and to her 90s में O'Malley states that Henderson is known as the modern day mother of the nursing. Her work of influence the nursing profession in America and throughout the world। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस की। अब इसके बैकग्राउंड के बारे में हमने जानना है। तो बैकग्राउंड ये सारी की सारी, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल से हिस्ट्री है। इसमें ये वाला, बिकॉज ऑफ हर इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न टू मॉडर्न नर्सिंग द सिग्मा थीटा टॉ इंटरनेशनल नर्सिंग लाइब्रेरी इज नेम्ड इन हर ऑनर। तो जो पहली सिग्मा थीटा था इंटरनेशनल लाइब्रेरी था, तो वो भी जो है ना इनके नेम पे किया गया। अब इसकी फिलासफिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ द थ्योरी क्या है, कौन कौन सी पॉइंट जो है ना इन्होंने अपनी थ्योरीज में डिस्कस की है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो वो कौन कौन सी है। उसमें जो है ना हेंडरसन वाज एजुकेटेड ड्यूरिंग द एम्पेरियस्ट एरा in medicine and nursing which focused on patient needs, but she believed that her theoretical ideas grew and matured through her experience. Henderson was introduced to physiological principle during her graduate education। अब यहाँ से जो है ना शुरू होते कि हेंडरसन ने सबसे पहले जो शुरू किया था, तो ये मोटिवेट हो गई थी, इन्होंने सबसे पहली फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल पढ़ी थी। मीन की बॉडी में जो फिजियोलॉजिक फंक्शंस होते हैं, तो ग्रेजुएटेड एजुकेशन में इन्होंने उसके बारे में डिस्कस किया, पढ़ लिया था। अब उनसे जो है ना इन्होंने फोकस किया था किस चीज़ पे, पेशेंट केयर पे। और वो जो है ना वो जो फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल थी, तो वो इनकी बेसिस बन गई थी, बेसिस फॉर द हर पेशेंट केयर के लिए जो है ना वो बेसिस बन गई थी। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना द थ्योरी प्रेजेंटेड द पेशेंट एज अ सम ऑफ पार्ट्स विद बायोसाइकोलॉजिकल नीड्स। अब इनकी थ्योरी जो है ना ये फिर किया गया
कि ये इन्होंने फिर इसी थ्योरी में इन्होंने डिस्कस किया कि पेशेंट जो है ना, पेशेंट के साथ ये होलिस्टिक अप्रोच इन्होंने अपनाया और इन्होंने कहा कि पेशेंट जो है ना ये होता है, इसकी बायोसाइकोलॉजिकल साइकोसोशल नीड्स होते हैं। बायोसाइकोसोशल में बायोलॉजिकल नीड्स आते हैं, फिर जो है ना साइकोलॉजिकल नीड्स आते हैं और इसके बाद सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द पेशेंट भी आते हैं, पेशेंट वेल बींग। तो इन्होंने होलिस्टिकली पेशेंट को किया था, होलिस्टिकली पेशेंट को कंसिडर किया था। अच्छा, फिर एंड द पेशेंट एज नाइदर क्लाइंट और कंज्यूमर। इन्होंने कहा कि पेशेंट सिर्फ आपके लिए एक क्लाइंट नहीं होता, न सिर्फ आपके लिए एक कंज्यूमर, एक कस्टमर नहीं होता। पेशेंट जो है ना इसकी अपनी नीड्स होते हैं। तो इंडिविजुअल को इन्होंने लिंक किया नीड्स के साथ। तो इन्होंने कहा कि मोर ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप एम्फसिस अ मोर कोलैबोरेटिव एंड पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच। तो इन्होंने जो है ना ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप मीन कि इन्होंने कहा कि ये सिर्फ क्लाइंट नहीं होता कि आपके पास आ जाए और कुछ ख़रीद ले और चले जाए, नहीं, इनकी अपनी नीड्स होते हैं। वो नीड्स आपके साथ डिस्कस करेंगे और आप उन नीड्स को जो है ना फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे। तो आप एक कोलैबोरेटिव अप्रोच जो है ना यूज़ करेंगे। नर्सेज क्या करेंगे, एक कोलैबोरेटिव अप्रोच और वो पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच जो है ना वो यूज़ करेंगे, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। हेंडरसन स्टेटेड दैट द थॉर्नडाइक्स फंडामेंटल नीड्स ऑफ मैन हैड एन इन्फ्लुएंस ऑन हर बिलीव्स। अब हेंडरसन ने जो है ना जो अपनी बिलीव्स प्रेजेंट की थी, ह्यूमन नीड्स, तो उसमें जो थॉर्नडाइक्स की फंडामेंटल नीड्स थ्योरी थी, थॉर्नडाइक्स की डिफरेंट थ्योरी थी और उसमें जो है ना द प्लो इफेक्ट वगैरह वो इनकी थी, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन इनकी जो फंडामेंटल ह्यूमन नीड्स थी तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, फेमस नहीं है। लेकिन हेंडरसन की जो थ्योरी था तो वो इन ही थॉर्नडाइक्स की फंडामेंटल नीड्स से वो क्या है, इन्फ्लुएंस्ड है। ओके, although her major clinical experiences were in medical surgical hospitals, she worked as visiting nurse in New York City. This experience enlarged Henderson's view to recognize the importance of increasing the patient's independence so that progress after hospitalization would not be डिलेड। तो इन्होंने जो है ना क्या किया था कि दिस एक्सपीरियंस इन लार्ज हेंडरसन की इनकी जो एक्सपीरियंसेस थे, एक्सपीरियंसेस इनके मेडिकल सर्जिकल हॉस्पिटल में थी और वहाँ से जो है ना इन्होंने इस कंसेप्ट को वो किया उजागर किया कि पेशेंट्स को जो है ना क्या चाहिए, पेशेंट को इंडिपेंडेंस चाहिए ताकि वो अपने काम को जो है ना इंडिपेंडेंट वे पे जो है ना वो परफॉर्म कर सके। हेंडरसन वाज अ नर्स एजुकेटर एंड द मेजर थ्रस्ट of her theory relates to the education of nurses। ये जो है ना हेंडरसन क्या था, ये एक नर्स एजुकेटर था और इसका जो थ्योरी है वो फुली ओरिएंटेड टूवर्ड नर्सिंग है। तो इन्होंने जो थ्योरी प्रेजेंट की है, थ्योरी में इन्होंने नर्सिंग एजुकेशन पे मेनली फोकस किया है। थ्योरी में इन्होंने मेनली 3 नर्सिंग रूल्स के बारे में डिस्कशन की है। उसमें जो पहला रूल है वो है सब्स्टिट्यूटिव रूल, जिसको हम कहते हैं कि टोटली डिपेंडेंट डूइंग फॉर द पेशेंट, या पेशेंट जो है ना टोटली डिपेंडेंट होता है नर्सिंग पे। और दूसरा रूल जो है ना वो सप्लीमेंट्री रूल होता है कि इंटरमीडिएट रूल होता है कि पेशेंट जो है ना कुछ जो है ना वो पेशेंट अपनी तरफ से हेल्प करता है और कुछ जो है ना नर्स उसके साथ हेल्प आउट करते हैं। तो ये पेशेंट जो है ना वो पार्शियल इंडिपेंडेंट होता है। कम्प्लीमेंट्री नीड ऐसे होते हैं कि उसमें क्या होता है, वर्किंग विद द पर्सन, कि इसमें जो है ना पर्सन के साथ वो क्या किया जाता है, वर्क किया जाता है। और इसमें जो है ना पेशेंट क्या होता है, पेशेंट टोटली इंडिपेंडेंट होता है। ओके, इसके लिए जो है ना यहाँ पे सिर्फ जो है ना वो कम्प्लीमेंट या कम्प्लीमेंट्री रूल जो है ना वो नर्सिंग इधर प्ले करते हैं। अच्छा, तो ये 3 रूल बेसिक रूल है। एक में जो है ना पेशेंट सब्स्टिट्यूटिव में मुकम्मल डिपेंडेंट होता है नर्सेज पे, दूसरी पे जो है ना पार्शियली डिपेंडेंट होता है, तीसरी पे जो है ना मुकम्मल वो इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन नर्सेज जो है ना वो क्या करते हैं, उनको एजुकेशन वगैरह जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। अब कौन कौन सी मेजर इजम्पशंस, कंसेप्ट और रिलेशनशिप है वर्जीनिया हेंडरसन थ्योरीज की। ओके, Henderson concept of nursing was derived from her practice and education, therefore her work is inductive। तो ये बात आपने याद रखनी है कि वर्जीनिया हेंडरसन का जो थ्योरी है वो क्या है, वो इंडक्टिव है। क्यों इंडक्टिव है, इंडक्टिव मीन कि वो जो है ना फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल जो है ना वो जाते हैं। ओके, किस तरह, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस को, अपनी एजुकेशन को, अपनी स्किल्स को, अपनी एक्सपीरियंसेस को उन्होंने यूज़ किया और उनसे जो है ना उन्होंने अखज़ किया कुछ कोर कंसेप्ट से उन्होंने अखज़ किया और वो इन्होंने जनरलाइज़ की। तो इसी वजह से जो है ना इनका जो कंसेप्ट है वो क्या है,
वो इंडक्टिव हैं। एंड द अदर एस्पेक्ट जो डिडक्टिव होते हैं, डिडक्टिव में ऐसे होते हैं कि आप वाइड रेंज थ्योरीज़ को जो है ना आप स्टडी करते हो और उनसे आप एक कंसेप्ट को अखज़ करते हो, तो वो क्या होता है डिडक्टिव। लेकिन वर्जीनिया हेंडरसन का वो क्या है इंडक्टिव रिसर्च है, इंडक्टिव थ्योरी है। Henderson didn't manufacture language to elucidate her theoretical stance. She used correct scholarly English in all of her writings. सो तो वर्जीनिया ने किया क्या कि इन्होंने कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड इन्होंने यूज़ नहीं की, न इन्होंने जो है ना कुछ अलग न्यू टर्मिनोलॉजी जो है ना इंग्लिश की यूज़ की। इन्होंने सिंपल इंग्लिश में अपना अल्फाज जो है ना वो समझाए। ओके, शी कॉल्ड हर डिफिनीशन अब नर्सिंग हर कंसेप्ट। ओके, तो इन्होंने जो नर्सिंग का डिफिनीशन किया था, तो इन डिफिनीशन को उन्होंने क्या नेम दिया था, कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग। कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग, इनकी जो नर्सिंग डिफिनीशन थी इनको उन्होंने नेम दिया था कंसेप्ट का। अब हम पढ़ते हैं वर्जीनिया हेंडरसन की जो मेजर एजम्पशंस थी उसके बारे में। इसकी मेजर 4 एजम्पशंस थी, 4 एजम्पशंस थे, और साथ में जो है ना फिर इनकी 4 कंसेप्ट थी। कंसेप्ट और एजम्पशन में बेसिक डिफरेंस तो आपको मालूम होगा कि एजम्पशन जो है ना ये क्या होता है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये जैसे कि रॉ मटेरियल्स होते हैं ना किसी चीज़ को बनाने के लिए। कंसेप्ट्स क्या होते हैं, कंसेप्ट वो फ्रेमवर्क होते हैं जो उन रॉ मटेरियल पे जो बिल्डिंग आप बनाते हो, तो वो आपका कंसेप्ट होते हैं। ओके, तो एजम्पशन इनकी मेजर जो एजम्पशन थी वो 4 एजम्पशन थी। पेशेंट इंडिपेंडेंस, पेशेंट डिज़ायर फॉर हेल्थ, एंड नर्स डेडिकेशन, एंड वेल एजुकेटेड नर्सेज। ओके, अच्छा, the major assumption of the theory is that nurses care for patient until patient can care for themselves once again। तो मेजर जो एजम्पशन है वर्जीनिया एंडरसन का वो क्या है, वो है पेशेंट इंडिपेंडेंस है, कि नर्स जो है ना उस हद तक पेशेंट की खिदमत करेगा, पेशेंट का केयर करेगा, तब तक जो है ना पेशेंट अपना इंडिपेंडेंस जो है ना वो हासिल न कर सकी। शी एज्यूम दैट patient desire to return to health, but this assumption is not explicitly stated। अच्छा, दूसरा जो इनका एजम्पशन था वो ये था कि पेशेंट जो है ना उनका डिज़ायर होता है कि वो हेल्दी बन जाए, दोबारा जो है ना वो अपनी हेल्थ की तरफ रिटर्न हो जाए, लेकिन किस तरह हो जाए, कौन कौन सी टेक्निक पे, कब, तो ये चीज़ जो है ना, ये जो वर्डिंग अब उन्होंने यूज़ की थी कंसेप्ट एजम्पशन, तो ये उन्होंने जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं किया था, एक्सप्लिसिटली स्टेट उन्होंने नहीं किया था। ओके, फिर तीसरा क्या था, शी आल्सो एज्यूम दैट नर्सेज आर विलिंग टू सर्व एंड दैट नर्सेज विल डिवोट देमसेल्व्स टू द पेशेंट डे एंड नाइट। नर्सेज डेडिकेशन की बात इन्होंने की थी कि पेशेंट नर्सेज जो है ना ये क्या होता है 24 आवर डे एंड नाइट जो है ना ये पेशेंट को सर्व करते हैं और डेडिकेटेड होता है अपनी काम से, डिवोट होता है टुवर्ड द पेशेंट होता है। ओके, चौथा जो इन्होंने एजम्पशन प्रेजेंट किया था, तो अ फाइनल एजम्पशन इज दैट नर्सेज शुड बी एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटी लेवल इन बोथ आर्ट्स एंड स्किल। इन्होंने कहा कि नर्सेज मस्ट बी एजुकेटेड, चाहे वो आर्ट्स लेवल पे हो, चाहे वो स्किल्स हो, और चाहे वो साइंस या थ्योरी हो या नॉलेज हो, तो दोनों एस्पेक्ट में जो है ना नर्सेज क्या होगी, वो एजुकेटेड होगी। तो ये 4 इनकी एजम्पशन थी। कोर कंसेप्ट इन्होंने जो यूज़ की थी, तो वो 3 कोर कंसेप्ट इन्होंने यूज़ की थी, नर्स, पेशेंट और एनवायरनमेंट। द मेजर कंसेप्ट ऑफ द थ्योरी रिलेट्स टू द मेटा पैराडाइम ऑफ नर्सिंग। मेटा पैराडाइम्स क्या है, वो नर्सिंग है, हेल्थ है, पेशेंट है और एनवायरनमेंट है। ये 4 कंसेप्ट है, patient, nurse, health और environment. Henderson believed that the unique function of the nurse is to assist the individual sick or well। इन्होंने कहा कि नर्स का यूनिक फंक्शन क्या होता है कि वो इंडिविजुअल को असिस्ट करे। अब ये नहीं लाजमी है कि वो इंडिविजुअल जो है ना लाजमी सिक हो और बीमार हो और नर्स उसका केयर करे, नहीं, जो वेल इंडिविजुअल होते हैं उनकी भी केयर करना ये भी नर्स की ज़िम्मेदारी है, उनको भी जो है ना डेली प्रोमोटिव स्टेप्स उनको प्रोवाइड करना, तो ये क्या होता है, ये भी नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ आर इट्स रिकवरी आर एट टू अ पीसफुल डेथ दैट ही वुड परफॉर्म अनएडेड इफ ही हैड द नेसेसरी स्ट्रेंथ, वेल और नॉलेज। तो इनका क्या रूल है नर्स का, कि नर्स क्या करेगा, ये उन एक्टिविटीज़ में पेशेंट को कंट्रीब्यूट करेगा जिन एक्टिविटीज़ में जो है ना वो क्या करे, वो जो है ना वो एक्टिविटीज़ वो इस तरह परफॉर्म करे जिस तरह जो है ना अगर वो बीमार न होता, अगर उनके पास नॉलेज होता और वो परफॉर्म करते। जैसा कि नॉर्मल लाइफ में एक क्लाइंट है और वो जिस तरह एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं,
तो जब वो बीमार होता है तो नर्स उसको उन एक्टिविटीज़ में ऐसा मदद प्रोवाइड करेगा, ऐसा केयर प्रोवाइड करेगा कि वो इन एक्टिविटीज़ को इस तरह परफॉर्म करे जिस तरह वो नॉर्मल लाइफ में परफॉर्म करती थी, या उनको जो है ना हेल्दीनेस की तरफ लेके जाएगा, या उनको रिकवरी ट्रीटमेंट करेगा, और या जो है ना अगर वो ट्रीट नहीं होता तो पीसफुल डेथ का मतलब ये कि उनको जो है ना अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है तो पेन किलर जो है ना उनको प्रोवाइड करेगा, वैसे भी वो इन स्टेज डिजीज़ में होगा, लेकिन फिर भी उनका जो डेथ होगा वो क्या होगा, पीसफुल डेथ। अब बाद में भी वीकनेसेस में हम पढ़ेंगे कि इन्होंने पीसफुल डेथ को भी एक्सप्लेन नहीं किया था कि पीसफुल डेथ जो है ना किस तरह होगा, ये बात उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की थी, ये इनकी वीकनेसेस थी। एंड टू डू दिस इन सच अ वे एज टू हेल्प हिम गेन इंडिपेंडेंस एज रेपिडली एज पॉसिबल। और इन्होंने कहा कि जो केयर आप प्रोवाइड करते हो तो इसका मेन गोल यही होगा कि आप जितना जल्द हो सके आप पेशेंट को जो है ना इंडिपेंडेंट बना दी। शी डिफाइंड द पेशेंट एज समवन हु नीड्स नर्सिंग केयर बट डिड नॉट लिमिट नर्सिंग टू इलनेस केयर। अब इन्होंने कहा कि पेशेंट नर्स का क्या काम होगा कि वो पेशेंट को जो है ना केयर प्रोवाइड करे, लेकिन लाजमी नहीं होगा कि आपका केयर जो है ना वो सिर्फ इलनेस ओरिएंटेड हो, सिर्फ एल पेशेंट को। आप जो वेल पेशेंट है, जो वेल बीइंग मेंटेन रखना चाहते हैं, जिनको उनको भी आप प्रोमोटिव केयर जो है ना वो प्रोवाइड करेंगे। शी डिड नॉट, जैसा कि हाइजीन वगैरह का ख्याल रखना, ये चीज़ें फिर प्रोमोटिव में आते हैं। शी डिड नॉट डिफाइन एनवायरनमेंट बट मेंटेनिंग अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट इज़ वन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ हर प्रोटीन एक्टिविटीज़। अब इन्होंने एनवायरनमेंट को तो डिफाइन नहीं किया, लेकिन जो प्रोटीन एक्टिविटीज़ हम बाद में पढ़ेंगे, प्रोटीन एक्टिविटीज़ या प्रोटीन बेसिक ह्यूमन नीड्स इन्होंने डिफाइन की थी, तो उसमें एक उन्होंने एनवायरनमेंट को भी शामिल किया था। हेल्थ वाज नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड बट इट इज़ टेकन टू मीन बैलेंस इन ऑल रियम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। हेल्थ को भी इन्होंने एक्सप्लिसिटली वाज़ी तौर पे बयान नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि ह्यूमन की ज़िंदगी में जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं तो उसमें बैलेंस रखना किस चीज़ का क्या होता है, वो होता है हेल्थ होता है। वो बैलेंस कौन रखता है, वो हेल्थ रखता है। द कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग इन्वॉल्व द नर्स अटेंडिंग टू प्रोटीन एक्टिविटीज़ दिस असिस्ट द इंडिविजुअल टुवर्ड इंडिपेंडेंस। इन्होंने प्रोटीन एक्टिविटीज़ जो है ना वो बयान की थी कि ये प्रोटीन एक्टिविटीज़ क्या करते हैं, ये पेशेंट को इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाते हैं। अगर पेशेंट के पास ये प्रोटीन एक्टिविटीज़ होते हैं तो पेशेंट क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी होगा। तो ये प्रोटीन एक्टिविटीज़ ऑफ द क्लाइंट असिस्टेंट, या इसको प्रोटीन बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन नीड्स भी कहा जाता है। ओके, सबसे पहले इसमें है ब्रीथ नॉर्मली, कि पेशेंट जो है ना नॉर्मल ब्रीथिंग करेगा। ईटिंग ड्रिंकिंग जो है ना वो एडिकेट उनको प्रोवाइड होगा। एलिमिनेट बॉडी वेस्ट जो है ना वो एलिमिनेट करेगा इंडिपेंडेंटली। मूव एंड मेंटेन डिज़ायरेबल पोस्चर, डिज़ायरेबल जिस तरह वो चाहे, जिस तरह बैठना चाहे, जिस तरह जो है ना वो मिलना चाहे तो वो परफॉर्म कर सकेगा। स्लीप एंड रेस्ट जो है ना वो इंडिपेंडेंट परफॉर्म कर सकेगा। सेलेक्ट स्वेटेबल क्लॉथेज, ड्रेस एंड अनड्रेस खुद जो है ना वो परफॉर्म कर सकेगा। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर विद इन नॉर्मल रेंज बाय एडजस्टिंग क्लॉथिंग एंड मॉडिफाइंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को जो है ना वो खुशगवार बनाएगा, या जो है ना गर्मी में जो है ना वो कपड़े होते हैं वो क्या होगी, गर्मी में जो है ना वो नरम कपड़े जो है ना वो पहनेंगे, और जो सर्दी होते हैं तो सर्दी में उसकी कपड़े जो है ना ज़्यादा वो मोटी होगी। तो क्या होता है, इससे वो एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को खुद अडाप्ट करेगा। कीप द बॉडी क्लीन एंड वेल ग्रूम्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटेगुमेंट। अपनी बॉडी का ख्याल वो रख सकेगा, अपने इंटेगुमेंट को जो है ना वो क्या प्रोटेक्ट कर सकेगा, किस चीज़ से, सनलाइट से वगैरह, इन चीज़ों से। अवॉइड डेंजर्स एंड द एनवायरनमेंट एंड। तो यहाँ तक जो है ना ये क्या है, यहाँ तक इन्होंने जो बात की है वो क्या है, वो सेम एज द फिजियोलॉजिकल नीड्स ऑफ द मिज़लास हायरार्की की तरह जो है ना ये बातें इन्होंने की है। ये जो है ना ये सेफ्टी नीड्स है, सेफ्टी नीड्स ऑफ द वर्जीनिया हेंडरसन है कि अवॉइड डेंजर्स इन द एनवायरनमेंट एंड अवॉइड इंजरिंग अदर्स। ओके, अब मतलब ये कि एनवायरनमेंट में जो है ना इनको कोई डेंजर वगैरह नहीं होगा, जैसा कि आजकल इधर होते हैं ना कि आप बाहर नहीं निकल सकती, जेब में मोबाइल जो है ना वो नहीं लेके जा सकती, चोर वगैरह होते हैं, तो ये डेंजर है आपको एनवायरनमेंट में। तो आपने जो है ना पेशेंट या क्लाइंट को जो है ना आपने एनवायरनमेंट डेंजर फ्री जो है ना वो प्रोवाइड करना होगा। कम्युनिकेट विद अदर्स एंड एक्सप्रेसिंग
इमोशंस नीड्स पीयर एर ओपिनियंस वर्शिप अकॉर्डिंग टू वंस फेथ। तो आप दूसरों से जो है ना कम्युनिकेशन आपको जो है ना कम्युनिकेट करेंगे, आप दूसरों से अपने इमोशंस को आप कम्युनिकेट करेंगे, अपनी नीड्स वगैरह को, वर्शिप को अकॉर्डिंग टू वंस फेथ। तो ये भी मिज़लर हायरार्की में जो एस्टीम के बाद जो वो आते हैं सेफ्टी के बाद आते हैं लव एंड बिलोंगिंग वाली नीड्स जो है ना, ये फिर ये है कि लविंग एंड बिलोंगिंग है। ओके, अच्छा फिर इसके बाद है वर्क इन सच अ वे दैट देयर इज़ अ सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। तो फिर ये क्या है, ये उसके बाद जो स्टीम नीड होते हैं, तो ये फिर वही है कि आप काम करते हो, लेकिन काम आप ऐसे करते हो कि आपको एक ऐसे इन्वायरमेंट हो कि आप में एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट हो, आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जाता है। प्ले और पार्टिसिपेट इन वेरियस फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन, और रिक्रिएशन में जो है ना आप हिस्सा लेते हो, लर्न डिस्कवर और सेटिस्फाई द क्यूरियासिटी दैट लीड्स टू नॉर्मल डेवलपमेंट एंड हेल्थ एंड यूज़ द अवेलेबल हेल्थ फैसिलिटीज़। आप जो है ना लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ हो, आपको डिस्कवर चीज़ों को डिस्कवर करना, अपने आप को अपनी क्यूरियासिटी को सेटिस्फाई करना, ये मौके जो है ना आपको हो, ताकि आपकी नॉर्मल डेवलपमेंट जो है ना वो हो सके, और साथ में जो है ना आप क्या जो हेल्थ फैसिलिटीज़ होते हैं वो भी आपको अवेलेबल हो। तो ये जो बाकी तीन है ये क्या है, ये एस्टीम नीड्स फिर इन्होंने जो है ना वो डिस्कस किए हैं। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है वो इन्होंने यहाँ पे इस थ्योरी में जो है ना वो नहीं है। तो ये हमने कंपैरिजन भी किया जो मेजलर्स हायरार्की नीड्स थी उनके साथ। ओके, अच्छा अब इस थ्योरी की जो है ना यूजफुलनेस क्या है। यूजफुलनेस, नर्सिंग एजुकेशन हैज़ बीन डीपली अफेक्टेड बाय हेंडरसन क्लियर विजन ऑफ द फंक्शंस ऑफ नर्सेज। इन्होंने जो है ना फंक्शन ऑफ नर्सेज को जो है ना क्लियरली क्या किया था, वो इन्होंने डिफाइन किया था। द प्रिंसिपल ऑफ हेंडरसन थ्योरी वर पब्लिश्ड एंड द मेजर नर्सिंग टेक्स्ट बुक used from 1930s to 1960s, and the principle embodied by the 14 activities are still important in evaluating nursing care in the 21st century। और इनकी जो 14 एक्टिविटीज़ इन्होंने बयान की थी, 14 बेसिक ह्यूमन नीड्स, तो वो अभी भी जो है ना नर्सिंग प्रैक्टिसेस में वो यूज़ की जाती हैं। अदर कंसेप्ट दैट हेंडरसन प्रपोज्ड have been used in nursing education from the 1930s until the present। और जो बाकी जो कंसेप्ट इन्होंने प्रपोज की थी तो वो भी अभी तक 1930 से लेके अभी तक जो है ना वो यूज़ की जाती है। ओके, अच्छा तो ये इसकी यूज़फुलनेस है कि इसकी थ्योरी की जो कंसेप्ट एजम्पशन थी तो वो भी आज तक जो है ना वो यूज़ की जाती है। टेस्टेबिलिटी, ये थ्योरी जो है ना टेस्टेबल है या नहीं। हेंडरसन सपोर्टेड नर्सिंग रिसर्च बट बिलीव दैट इट शुड बी क्लिनिकल रिसर्च। इन्होंने जो है ना नर्सिंग रिसर्च को क्या किया था, सपोर्ट किया था, लेकिन इन्होंने कहा कि ये जो नर्सिंग रिसर्च है ये क्या होगा, ये क्लिनिकल रिसर्च होगा। मीन कि ये जो है ना किस चीज़ पे फोकस करेगा, ये जो प्रैक्टिकल स्किल्स ऑफ द नर्सेज होते हैं उन पे फोकस करेगा। पेशेंट सेंटर्ड होगी ये थ्योरीज नर्सिंग रिसर्च। मोस्ट मच ऑफ द रिसर्च बिफोर हर टाइम हैड बीन ऑन एजुकेशनल प्रोसेसेस एंड ऑन द प्रोफेशन ऑफ नर्सिंग इटसेल्फ। इससे पहले जितनी भी थ्योरीज थी तो वो किस चीज़ पे फोकस करती थी, वो जो है ना एजुकेशनल प्रोसेसेस पे वो फोकस करती थी, या जो है ना वो नर्सिंग प्रोफेशन पे फोकस करती थी, लेकिन पेशेंट पे वो फोकस नहीं करती थी, न क्लिनिकल साइड पे वो फोकस करती थी। रादर देन वन ऑफ द प्रैक्टिस एंड आउटकम्स ऑफ द नर्सिंग एंड शी वर्क टू चेंज दैट। तो इन्होंने किस चीज़ पे फोकस की, इन्होंने प्रैक्टिस पे फोकस की और आउटकम्स ऑफ द नर्सिंग पे जो है ना इन्होंने फोकस की। ओके, अच्छा ईच ऑफ द 14 एक्टिविटीज़ कैन बी द बेसिस फॉर रिसर्च आल्दो। अब ये जो 14 एक्टिविटीज़ है ये बता रहा है कि ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ना ये इस पे आप रिसर्च कर सकते हो, ये बेसिस फॉर रिसर्च होता है। लेकिन मसला क्या है, आल्दो द स्टेटमेंट्स आर नॉट रिटन इन टेस्टेबल टर्म्स दे मे बी रिफॉर्मुलेटेड इनटू रिसर्चेबल क्वेश्चन। लेकिन ये जो स्टेटमेंट इन्होंने बयान किया वो स्टेटमेंट क्या है, वो ऐसी नहीं है कि आप डायरेक्टली जो है ना वो अपना टॉपिक सेलेक्ट करें। जब आप टॉपिक सेलेक्ट करते हो, एक रिसर्च क्वेश्चन जो है ना आप इनसे बनाते हो, तो वो आपने रिफॉर्मुलेट करना है। किस तरह रिफॉर्मुलेट करना है, फर्दर द थ्योरी, तो इस तरह ये एग्जांपल आप देखिए कि इन्होंने जो है ना एक जो इनका कंसेप्ट है एक्टिविटी है वो ये है टू कम्युनिकेट विद अदर्स। अब ये आप अपनी रिसर्च क्वेश्चन जो है ना सेलेक्ट नहीं कर सकती। जब आप रिसर्च क्वेश्चन इससे बनाते हो तो आप क्या कहोगे, डज इम्प्लीमेंटिंग कम्युनिकेशन बोर्ड्स इम्प्रूव पेशेंट सेटिस्फेक्शन एंड इंटेंसिव केयर यूनिट्स। क्या कम्युनिकेशन जो है ना वो पेशेंट सेटिस्फेक्शन जो है ना वो इम्प्रूव कर सकता है या नहीं कर सकता, तो ये फिर आपका रिसर्च क्वेश्चन बनता है। तो इन्हीं जो स्टेटमेंट्स है, इनके जो एक्टिविटीज़ है उनको फिर आपने रीफॉर्मुलेट करना होता है।
Further, the theory can guide research in any aspect of the individual care needs. और जो थ्योरी है, ये थ्योरी जो है ना क्या करते हैं, ये इंडिविजुअल केयर नीड्स के हर एक एस्पेक्ट को ये क्या करते हैं, ये गाइड करते हैं. ओके, पर द थ्योरी कैन गाइड रिसर्च इन जो इंडिविजुअल केयर नीड की, ये तो 14 एस्पेक्ट्स हमने बताई ना, 14 एक्टिविटीज़. अगर हर कोई एस्पेक्ट में आप जो है ना क्या करते हो, पेशेंट के हर एक एस्पेक्ट में जो है ना आप रिसर्च करना चाहते हो, तो उसको जो है ना ये जो थ्योरी है हेंडरसन, ये उसको गाइड करता है. ओके, अच्छा फिर पार्सिमनी इस थ्योरी का क्या है. पार्सिमनी मीन्स कि ये थ्योरी जो है ना कितना कम्प्रहेंसिव और कितना सैम्पल है, इसको हम कहते हैं पार्सिमनी. एक थ्योरी कब जो है ना ज़्यादा पार्सिमिनियस बनती है, जब एक थ्योरी जो है ना वो ज़्यादा कम्प्रहेंसिव हो, मीन ज़्यादा इन डेप्थ हो, लेकिन ज़्यादा जो है ना वो क्या हो, वो सैम्पल भी हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये थ्योरी ज़्यादा पार्सिमिनियस है. तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना थ्योरी जो है ना बहुत ज़्यादा सैम्पल, सिर्फ 14 स्टेटमेंट जो है ना इन्होंने डिस्कस की थी. तो ये थ्योरी जो है ना इनका क्या है, पार्सिमिनियस है, ये सैम्पल है, लेकिन साथ में ये कम्प्लेक्स एंड स्कोप भी है. कम्प्लेक्स एंड स्कोप मतलब ये कि ये इन्होंने हर एक एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी की है, तो कम्प्रहेंसिव भी है और साथ में सैम्पल भी है. ओके, तो इसी वजह से ये पार्सिमिनियस थ्योरी है. अब द प्रैक्टिस एंड हर विजन अबाउट द नर्सिंग रूल एंड पेशेंट केयर, that the nurse perform for the patient those activities the patient usually performs independently until the patient can gain adequately perform them contributes to the complexity. तो इन्होंने यही बात की थी कि पेशेंट केयर क्या होगा, कि आप पेशेंट को कौन सा केयर, किस तरह केयर प्रोवाइड करेंगे, जैसा कि हमने ऊपर क्या डिस्कस किया कि आप पेशेंट को इस तरह केयर प्रोवाइड करेंगे ताकि पेशेंट जो है ना वो इतना जो है ना वो पेशेंट उन एक्टिविटीज़ को उसी तरह परफॉर्म कर सके जिस तरह जो है ना अगर वो ठीक होता और वो परफॉर्म करते. तो ये जो है ना मेनली, तो इसका मेन कंसेप्ट ये है कि इन्होंने जो थ्योरी प्रेजेंट की थी वो तो एक सैम्पल थी, सैम्पल बहुत ज़्यादा क्लियर थी, लेकिन साथ में कम्प्रहेंसिव भी थी, कम्प्लेक्स एंड स्कोप भी थी. तो इसी वजह से इस थ्योरी को हम पार्सिमिनियस थ्योरी के कैटेगरीज में डालते हैं. विलियम एक्सटेंडिंग नर्सिंग साइंस, इन्होंने जो है ना नर्सिंग साइंस को एक्सटेंड किया. किस तरह, फ्रॉम अ हिस्टोरिकल स्टैंड पॉइंट हेंडरसन कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग एनहांस नर्सिंग साइंस. दिस हैज़ बीन particularly important and the एरिया ऑफ नर्सिंग एजुकेशन. इन्होंने जो है ना नर्सिंग साइंस को और भी जो है ना इम्प्रूव किया. इन्होंने जो 14 एक्टिविटीज़ इन्होंने प्रेजेंट की थी, तो वो 14 एक्टिविटीज़ जो नर्सिंग प्रैक्टिस था उनको जो है ना इन्होंने और भी क्या इम्प्रूव किया. हर कंट्रीब्यूशन टू नर्सिंग लिटरेचर एक्सटेंड फ्रॉम 1930s थ्रू द 1990s. Her work has had an international impact on nursing research by strengthening the focus on nursing practice and confirming the value of tested interventions and assisting individual to regain health. इनके जो वर्क था तो वो क्या था, वो इंटरनेशनल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था. जो नर्सिंग रिसर्च था ना, नर्सिंग रिसर्च का जो इंटरनेशनल स्ट्रेंथनिंग द फोकस ऑन नर्सिंग प्रैक्टिस, तो इंटरनेशनली इन्होंने जो नर्सिंग रिसर्च था, उस नर्सिंग रिसर्च का जो स्ट्रेंथ था टुवर्ड द नर्सिंग प्रैक्टिस, तो वो इन्होंने और भी स्ट्रेंथन किया. जो इंटरनेशनल लेवल पे इनका जो थ्योरी था वो रिकग्नाइज़ किया गया, और जो इनके नर्सिंग प्रैक्टिस पे जो इनका स्ट्रेंथ था, तो वो नर्सिंग प्रैक्टिस पे जो इनका फोकस था वो और भी स्ट्रेंथन किया गया इंटरनेशनली. एंड कंफर्मिंग द वैल्यू ऑफ टेस्टेड इंटरवेंशन, और जो टेस्टेड इंटरवेंशंस एंड असिस्टिंग इंडिविजुअल टू रीगेन हेल्थ. और इन्होंने जो इंटरवेंशन के बारे में बात की, तो वो क्या थी कि वो टेस्टेड इंटरवेंशन के बारे में. टेस्टेड इंटरवेंशन मीन कि ये जो प्रैक्टिस होगा, जो प्रैक्टिस आप यूज़ करोगी, तो वो क्या होगा, वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होगा. क्या होगा वो, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की इन्होंने बात की थी. तो इन्होंने प्रोमोट किया था किस चीज़ को, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को. इंटरनेशनली रिसर्चर कंटिन्यू टू डायरेक्ट देयर वर्क विद वर्जीनिया हेंडरसन मॉडल एज अ फ्रेमवर्क. इंटरनेशनली जितने भी रिसर्चर्स होते हैं ना, जब भी वो रिसर्चर परफॉर्म करते हैं तो अपने फ्रेमवर्क को वो किस फ्रेमवर्क के तहत जो है ना वो बनाते हैं, वर्जीनिया हेंडरसन मॉडल की. रिसर्चर फ्रॉम जापान, द नीदरलैंड्स, पोलैंड एंड टर्की teamed up to create the care dependency scale using हेंडरसन कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग केयर. अब इन कंट्रीज़ की जितने भी रिसर्चर्स होते हैं ना, वो जब रिसर्चर कहते हैं तो जो केयर डिपेंडेंसी स्केल है
वो केयर डिपेंडेंसी स्केल इन्होंने बनाया है किस चीज़ पे, वर्जीनिया हेंडरसन की जो 14 एक्टिविटीज़ है, 14 ह्यूमन नीड्स है, तो उन्होंने उस पर जो है ना एक केयर डिपेंडेंसी स्केल जो है ना वो बनाया है, और उसी स्केल से वो अंदाज़ा लगाते हैं कि पेशेंट जो है ना वो कितना डिपेंडेंट है या कितना इंडिपेंडेंट है। ओके, अच्छा, founded the theory of Henderson variable and creating a patient valuation model for a mobile device for nursing। और साथ साथ में जो है ना इनका एक और फंक्शन जो है ना वो ये है, एप्लीकेशन ये है कि इस थ्योरी के बेस पे जो है ना एक मोबाइल वेरिएशन ऐप भी बनाया गया है, और वो वेरिएशन ऐप जो है ना वो क्या करते हैं, वो पेशेंट को जो है ना क्या करते हैं, पेशेंट को जो है ना वैल्यू करते हैं कि ये पेशेंट जो है ना कितना डिपेंडेंट है या कितना इंडिपेंडेंट है। तो वो इन चार ये जो 14 एक्टिविटीज़ है इसकी बेस पे। अब इस थ्योरी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। स्ट्रेंथ इसकी ये है कि वर्जीनिया हेंडरसन कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग इज़ वाइडली एक्सेप्टेड इन नर्सिंग प्रैक्टिस टुडे। तो स्ट्रेंथ इसकी है कि आज भी जो है ना इनके जो प्रैक्टिसेस है वो आज भी यूज़ की जाती हैं। हर theory of 14 components are relatively simple, logical and applied to individual of all ages। इसकी जो 14 कंपोनेंट्स इन्होंने डिस्कस की थी ना, वो 14 कंपोनेंट्स थ्योरी जो है ना वो सिंपल भी है, दूसरा जो है ना वो लॉजिकल एंड ऑर्डर है, और हर एक एज हर एक ग्रुप के इंडिविजुअल को वो अप्लाई की जाती है। तो ये स्ट्रेंथ है इसकी। वीकनेसेस क्या है कि इन्होंने जो है ना जो थ्योरी इन्होंने प्रेजेंट की थी, इन्होंने 14 कंपोनेंट्स तो बताई थी, लेकिन उसके लिए एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन्होंने जो है ना वो डिस्कस नहीं किया था, एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन्होंने नहीं बताया था। तो ये इसके एब्सेंस ऑफ कंसेप्चुअल डायग्राम नहीं है इसमें। दूसरा जो है ना लेटल एक्सप्लेन पीसफुल डेथ का जो कंसेप्ट इन्होंने बताया था, तो वो भी इन्होंने जो है ना अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये था आज का थ्योरी वर्जीनिया हेंडरसन की। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट थ्योरी पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।